अस्सलाम वालेकुम। ये प्यूरिटन एज की आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में हम सिविल वॉर ऑफ 1642 को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम कविलियर पोइट्स के बारे में भी जानेंगे कि ये कविलियर पोइट्स कौन थे, ये किस तरह की पोइट्री किया करते थे, और आखिर में हम इस पूरी एज की एक छोटी सी समरी भी करेंगे। अगर हम सिविल वॉर का ज़िक्र करें, सिविल वॉर जो 1642 में लड़ी गई थी, ये वॉर थी किंग चार्ल्स वन और पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान। अगर हम थोड़ा डिटेल में इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा पहले जानें तो जो किंग चार्ल्स वन थे और इनके जो वालिद थे जेम्स वन, ये डिवाइन राइट्स पे यकीन रखा करते थे, डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग। इसका ये मतलब है कि जो बादशाह है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा या अल्लाह ताला या गॉड अलमाइटी के सामने ही जवाबदेह है। यानी बादशाह को गॉड अलमाइटी ने ही तख्त पर बिठाया है और वो ज़मीन के ऊपर किसी भी इंसान के सामने जवाबदेह नहीं है। यानी आप ये समझ लें कि ये इंतहा किस्म का गरूर हम इसे कह सकते हैं कि जो बादशाह है वो ज़मीन पर किसी भी बंदे का हुक्म या तनकीद मानने को तैयार नहीं है। और यही सबसे बड़ा फॉल्ट था किंग चार्ल्स वन के, किंग चार्ल्स वन और उनके वालिद जेम्स वन में। अगर हम स्टार्ट से बात करें तो किंग चार्ल्स वन का जो ताल्लुक़ था वो जॉर्ज विलियर्स के साथ था, और इसी जॉर्ज विलियर्स को किंग चार्ल्स वन ने बाद में अर्ल ऑफ बकिंगम भी बना दिया। चार्ल्स जो था वो जंग चाहता था स्पेन के साथ, और उसने पार्लियामेंट को बुलवाया और पार्लियामेंट को कहा कि मुझे फ़ंड इकट्ठे करके दो क्योंकि मैंने स्पेन पर हमला करना है। लेकिन जो पार्लियामेंट थी उसने बिल्कुल इनकार कर दिया, और चार्ल्स ने क्या किया कि उसने पार्लियामेंट को डिज़ोल्व कर दिया, यानी पार्लियामेंट को ही ख़त्म कर दिया। फिर 1626 में उसको अगेन पैसे चाहिए थे, उसको दोबारा से पैसे चाहिए थे। उसने पार्लियामेंट को बुलवाया लेकिन पार्लियामेंट ने फिर टैक्सेस इकट्ठे करने से इनकार कर दिया। इस वक्त पार्लियामेंट में जॉर्ज इलियट नाम का एक पार्लियामेंटेरियन था जिसने किंग चार्ल्स वन को कहा कि आप जॉर्ज विलियर्स को हटा दें, लेकिन किंग चार्ल्स वन ने बिल्कुल इनकार कर दिया। फिर किंग चार्ल्स ने स्पेन पे हमला किया और इसको बहुत ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, इसे बड़ी ज़िल्लत का सामना करना पड़ा इंग्लैंड में। इसी वक्त जब ये किंग चार्ल्स वन जंग पे था और स्पेन गया हुआ था, तो किसी ने इसका जो दोस्त था जॉर्ज विलियर्स, उसको खंजर मार कर उसे मार डाला, और इसका सारा का सारा इल्ज़ाम जॉर्ज इलियट पर आ गया और जॉर्ज इलियट को फिर जेल में डाल दिया गया। इसी असना में किंग चार्ल्स ने शादी की हेनरीटा मारिया से, जो कि फ्रांस की प्रिंसेस थी और कैथोलिक फ़िरके से इसका ताल्लुक़ था। लोगों को ये शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि लोग ये चाहते थे कि किंग चार्ल्स वन किसी प्रोटेस्टेंट फ़िरके की मलिका से शादी करे। इसी ये सब कुछ अभी चल ही रहा था, यानी हालात जो थे वो बहुत ही ख़राब हो रहे थे। 1638 में एक एंजिलिकन प्रेयर बुक जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई स्कॉटलैंड में, जिसका नतीजा ये निकला कि स्कॉटलैंड के लोगों ने बगावत का ऐलान कर दिया। अब एक नया दोस्त किंग चार्ल्स वन को मिल गया और वो दोस्त था अर्ल ऑफ स्ट्रैटफोर्ड। ये अर्ल ऑफ स्ट्रैटफोर्ड अब बहुत ही गहरा दोस्त बन गया किंग चार्ल्स वन का, और इसने कहा कि आप दोबारा से टैक्सेस इकट्ठे करें ताकि ये जो स्कॉटलैंड में बगावत हो रही है हम इस बगावत को ख़त्म कर सकें। चार्ल्स ने दोबारा पार्लियामेंट को बुलवाया और कहा कि मुझे पैसे इकट्ठे करके दो, लेकिन पार्लियामेंट ने फिर इनकार कर दिया और चार्ल्स ने दोबारा से पार्लियामेंट को डिज़ोल्व कर दिया, ख़त्म कर दिया। 1640 में पार्लियामेंट इस मुआहदे पे तय पा गई कि अब पार्लियामेंट को बादशाह के हुक्म के साथ डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता। ये वो वक्त था जब पार्लियामेंट ने अपनी बहुत सारी कंप्लेनों को सामने रखा बादशाह के। वो ये चाहते थे कि आप अर्ल ऑफ स्ट्रैटफोर्ड को मरवा दें क्योंकि ये जो अर्ल ऑफ स्ट्रैटफोर्ड है इस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा है, और पार्लियामेंट ने
साइन करवा लिए, डेथ वारंट के साइन करवा लिए किंग चार्ल्स वन से। उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर आप साइन नहीं करते तो हम आपकी बीवी और बच्चों को भी मरवा देंगे, और किंग चार्ल्स वन ने ना चाहते हुए भी साइन कर दिया। पार्लियामेंट ने अब किंग चार्ल्स वन को कहा कि आप अपनी बीवी हेनरीटा मारिया को तलाक दें, लेकिन बादशाह ने बिल्कुल इनकार कर दिया। अब हालात ख़राब होना शुरू हो गए और बादशाह ने अपनी बेगम को हॉलैंड भेज दिया, और 1642 में उसने हुक्म दिया कि जो 5 पार्लियामेंट के मेंबर हैं सबसे पावरफुल, उनको गिरफ्तार कर लो। इसमें जो 5 पार्लियामेंट मेंबर्स थे इनमें जॉन पैम भी शामिल थे। जॉन पैम जो थे वो लीडिंग फिगर थे पार्लियामेंट के, और यही सबसे बड़े मुखालिफ थे किंग चार्ल्स वन के। ये जो 5 मेंबर्स थे इन्होंने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया, और इस तरह किंग चार्ल्स वन और जॉन पैम, इन दोनों के दरमियान अब सिविल वॉर जो थी वो शुरू हो गई। यहाँ एक बात जानना ज़रूरी है कि जो किंग चार्ल्स वन के सपोर्टर्स थे उनको रॉयलिस्ट कहा जाता है, और जो पार्लियामेंट्स के सपोर्टर्स थे उनको राउंड हेड कहा जाता है। पहले तो जो रॉयलिस्ट थे उन्होंने बड़ी ही आसानी से जॉन पैम की जो आर्मी थी उसको हरा दिया, लेकिन अब तारीख़ में एक ऐसी फ़िगर, एक ऐसा शख्स सामने आता है जिसने इंग्लैंड की तारीख़ को ही बदल के रख दिया, और ये आदमी है ओलिवर क्रॉमवेल। ये था प्योरिटन, और इसने एक आर्मी को लीड किया बादशाह की आर्मी के ख़िलाफ़, और आखिरकार 1645 में बैटल ऑफ निस्बी में इसने बादशाह की आर्मी को हरा दिया। किंग चार्ल्स वन को पकड़ लिया गया, और किंग चार्ल्स वन को ये चॉइस दी गई कि आया वो अपनी जो पावर है बादशाहत की वो शेयर करे पार्लियामेंटेरियंस के साथ। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको मरवा दिया जाएगा। लेकिन जो किंग चार्ल्स वन था वो किसी बात को भी सुनने पर तैयार नहीं था, और आखिरकार ना चाहते हुए भी पार्लियामेंटेरियंस इतने मजबूर हो गए कि उन्होंने 1649 में किंग चार्ल्स वन का सर कलम कर दिया। इंग्लैंड की हिस्ट्री में किंग चार्ल्स वन वो वाहिद बादशाह गुजरे हैं जिनको मारा गया है, जिनका सर कलम किया गया है। और यहाँ से एक ऐसा पीरियड इंग्लिश लिटरेचर में और इंग्लैंड में शुरू होता है जिसे हम इंट्रैग्नम कहते हैं। इंट्रैग्नम का ये मतलब है कि ये वो वक्त था जब इंग्लैंड के तख्त के ऊपर कोई भी बादशाह बैठा हुआ नहीं था। अब बादशाह तो था नहीं, तो अब इंग्लैंड को जो रूल कर रहे थे वो थे ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल लॉर्ड प्रोटेक्टर बने, या हम कह सकते हैं हेड ऑफ द स्टेट 1653 में। बाद में ओलिवर क्रॉमवेल जो थे वो बिल्कुल डिक्टेटर बन गए, और उन्होंने हर वो काम किया जो किंग चार्ल्स वन ने किया था। उन्होंने उन लोगों को पकड़ा जो कि किंग चार्ल्स वन के सपोर्टर्स थे, उन सब को मार दिया। ओलिवर क्रॉमवेल ने भी पार्लियामेंट को डिज़ोल्व कर दिया, लेकिन ओलिवर क्रॉमवेल की जब मौत हुई 1658 में, तो उसका जो बेटा था रिचर्ड या रॉबर्ट क्रॉमवेल, ये सेकंड लॉर्ड प्रोटेक्टर बना। लेकिन ये इतना को काबिल इंसान नहीं था, ना आयल इंसान था, तो ये गवर्नमेंट को चला नहीं सकता था। तो इसको फ़ौरन ही इंग्लैंड की आवाम ने सीट से हटा दिया, और इंग्लैंड की आवाम ने किंग चार्ल्स टू यानी चार्ल्स वन के बेटे चार्ल्स टू की तरह पैगाम भिजवाया कि आप आएँ और इंग्लैंड के बादशाह बने। तो किंग चार्ल्स टू जो थे वो इंग्लैंड वापस आए फ्रांस से, और इन्हीं के आते ही वो बादशाह बन गए, और बादशाह बनने के साथ ही इंग्लिश लिटरेचर में रिस्टोरेशन एज शुरू हुई। अब हम डिस्कस करते हैं कविलियर पोएट्स को। ये कविलियर पोएट्स वो शायर थे जिन्होंने किंग चार्ल्स वन का साथ दिया था 1642 की सिविल वॉर में। ये कोर्टली पोइट्री लिखा करते थे, और इनकी ये वो पोइट्री लिखा करते जो इम्प्रेस करती थी किंग चार्ल्स वन को। इसके अंदर हमें ये किन टॉपिक्स पे लिखा करते थे, ये
महबूब की भी खूबसूरती के ऊपर, महबूब की जहानत के ऊपर लव पोइट्री किया करते थे और वार पोइट्री किया करते थे। इसके साथ ये जुदाई के दर्द के बारे में भी लिखा करते थे और जो लवर्स इन डिफरेंस है उसके बारे में भी ये लिखा करते थे। ये बहुत ज़्यादा नाखुश थे जो ओलिवर क्रोमवेल की हार्श गवर्नमेंट थी, सख्त गवर्नमेंट उसके, ये बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। सबसे पहले जो मशहूर शायरों में रॉबर्ट हैरिक का नाम आता है। रॉबर्ट हैरिक 17वीं सदी के इंग्लिश लिरिक पोइट थे और क्लैरिक थे। ये अपनी एक बहुत ही मशहूर पोएम टू द वर्जिन टू मेक मच ऑफ टाइम की वजह से मशहूर हैं। और इसकी जो पहली लाइन है गैदर जी रोज़ बेड्स वाइल जी में, बहुत ही फेमस लाइन मानी जाती है इंग्लिश लिटरेचर में। और इसी पोएम में इन्होंने कार्प डियम का कंसेप्ट भी दिया। कार्प डियम का मतलब है सीज द डे। यानी ये जो रॉबर्ट हैरिक थे ये नौजवानों को ये नसीहत किया करते थे कि जब तुम अपनी जवानी से गुज़र रहे हो, जिस वक्त से गुज़र रहे हो जवानी से, तो उस जवानी का भरपूर फ़ायदा उठाओ, उसको बिल्कुल इंजॉय करो। जो आज मौका आपके पास है ये मौका दोबारा नहीं आएगा, इसीलिए उस मौके का पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ। दूसरे जो मशहूर शायर हैं वो हैं रिचर्ड लवलेस। रिचर्ड लवलेस इंग्लिश पोएट थे 17वीं सेंचुरी के। ये कविलियर पोएट थे और इन्होंने किंग की तरफ से सिविल वॉर में भी हिस्सा लिया था। इनकी जो मशहूर पोएम्स हैं वो हैं टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन और टू लुकेस्टा गोइंग टू द वेरीज। नेक्स्ट पोएट हैं टॉमस क्रू। टॉमस क्रू जो हैं वो इंग्लिश पोएट हैं और ये भी कविलियर पोएट माने जाते हैं। और इन्होंने बड़ी ही मशहूर एक एलिजी लिखी थी जॉन डन की मौत के ऊपर। ये अपनी मशहूर पोएम्स अ रैप्चर टू सेक्सम, इन दो पोएम्स की वजह से बहुत मशहूर हैं। नेक्स्ट जो बहुत ही मशहूर पोएट हैं वो हैं जॉन सकलिंग। जॉन सकलिंग जो थे वो इंग्लिश पोएट थे और जो कविलियर पोएट्स हैं उनमें बड़े ही प्रोमिनेंट माने जाते थे। और ये एक एक गेम थी क्रैबिज, एक कार्ड गेम थी क्रैबिज। इसकी वजह से भी मशहूर है कि इन्होंने ये गेम इन्वेंट की थी। अगर हम इनकी पोइट्री का ज़िक्र करें तो इनकी एक बहुत ही मशहूर पोएम है बैलेड अपॉन अ वेडिंग। तो जॉन सकलिंग जो है अपनी इस मशहूर पोएम बैलेड अपॉन अ वेडिंग की वजह से भी बहुत मशहूर हैं इंग्लिश लिटरेचर में। तो ये थे वो कविलियर पोएट्स। ये कविलियर पोएट्स जो थे ये किंग चार्ल्स वन के सपोर्टर्स थे। यानी जब सिविल वॉर हुई तो ये किंग चार्ल्स वन के सपोर्ट में मौजूद थे। और इनकी जो शायरी थी, अपनी शायरी में ये लव के बारे में लिखा करते थे, वॉर के बारे में लिखा करते थे और एक जो बिलवेड थी, जो महबूब थे इनके, उसकी खूबसूरती के बारे में लिखा करते थे और उसकी जहानत के बारे में, और जो मोहब्बत में जो जुदाई है उसके बारे में भी ये बहुत ज़्यादा लिखा करते थे अपनी पोइट्री में। तो अब हम एक समरी कर लेते हैं इस प्योरिटन एज की। तो ये प्योरिटन एज सबसे पहले स्टार्ट होती है 1603 में। 1603 वो साल था जब किंग जेम्स वन इंग्लैंड के बादशाह बने और इसी साल में ही किंग जेम्स बाइबल जो थी वो सामने आई। किंग जेम्स बाइबल वो बाइबल है, वो ऑफिशियल बाइबल है जो कि किंग जेम्स के ऑर्डर पर लिखी गई थी। किंग जेम्स ने ऑर्डर दिया था कि 47 स्कॉलर्स मिलकर बैठें और एक ऑफिशियल बाइबल लिखें इंग्लैंड की। तो ये जो स्कॉलर्स थे 47 स्कॉलर्स, ये 1607 में ये जमा हुए और 4 साल के वक्त में यानी 1611 में इन्होंने ये पूरी बाइबल जो थी इसको कंप्लीट कर लिया। तो ये बहुत ही मशहूर वर्क है इस प्योरिटन एज का। जब प्योरिटन एज में पहला बादशाह तो था जेम्स वन, तो जो इसका दूसरा बेटा था चार्ल्स वन, इसी चार्ल्स वन के ही नाम पर कैरोलाइन पीरियड जो है वो
शुरू होता है इंग्लिश लिटरेचर में। अगर हम प्योरिटन्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट थे। ये चाहते थे कि हर बंदा गॉड अलमाइटी की इबादत करे, चर्च में जाए, इबादत करे, हर गलत काम छोड़ दे। इवन कि इन्होंने थिएटर्स को भी बंद करवा दिया 1642 में। ये कहते थे कि थिएटर से नौजवान जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे और ये जॉन विक्लिफ के फॉलोअर्स थे। अगर हम इस प्योरिटन एज के सबसे मशहूर पोइट का ज़िक्र करें तो वो हैं जॉन मिल्टन। और जॉन मिल्टन की सबसे मशहूर पोएम जो इंग्लिश लिटरेचर में है वो है पैराडाइज़ लॉस्ट। पैराडाइज़ लॉस्ट 12 किताबों पे मुश्तमिल है और इसके अंदर वो कहानी मौजूद है जब एडम और ईव ने द फॉरबिडन फ्रूट खाया था और उनको जब जन्नत से निकाला गया था, पैराडाइज से निकाला गया था, तो वो कहानी इस पैराडाइज लॉस्ट में मौजूद है। दूसरा तीसरे नंबर पे चार्ल्स वन का जो वाक़या पेश आया इस एज में वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि चार्ल्स वन को बीहेड किया गया था, इनका सर कलम किया गया था 1649 में। तो ये जो 11 साल गुजरे हैं 1649 से 1660 तक, ये इसे इंटरेगनम कहते हैं। ये वो 11 साल हैं इंग्लैंड की तारीख़ के जब इंग्लैंड के तख्त के ऊपर कोई भी बादशाह नहीं बैठा हुआ था। इसी एज में मेटाफिज़िकल पोइट्री भी सामने आती है। ये वो पोइट्री है जिसके अंदर कंसीट, विट, हाइपरबोल इस्तेमाल की जाती है और ये मेटाफिज़िकल पोइट्री बहुत ही मुश्किल होती है समझने में। इसकी डिक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो मेटाफिज़िकल पोइट्री के सबसे मशहूर जो शायर हैं वो हैं जॉन डन। तो इसी एज में स्पेंसेरियन पोइट्स भी सामने आए। ये स्पेंसेरियन पोइट्स वो थे जो एडमंड स्पेंसर को फॉलो किया करते थे, एडमंड स्पेंसर को अपना टीचर यानी मुर्शद माना करते थे। जैसे फिनीज फ्लेचर हो गया, जाइल्स फ्लेचर हो गया, ये लोग। कविलियर पोएट्स भी सामने आए इसी एज में। कविलियर पोएट्स वो शायर थे जो कि किंग चार्ल्स वन को सपोर्ट कर रहे थे सिविल वॉर ऑफ 1642 में। फ्रांसिस बेकन भी बहुत मशहूर ऐसे राइटर हैं जो कि इस एज में सामने आते हैं। फ्रांसिस बेकन जो है अपने एसेस की वजह से मशहूर हैं और इसके साथ जो इन्होंने कंसेप्ट दिया था एम्पिरिसिज्म का उसकी वजह से भी बहुत मशहूर हैं इंग्लिश लिटरेचर में।